वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन तक लेक्चर 6 ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज हम लोग फंडामेंटल राइट टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं। इस फंडामेंटल राइट टॉपिक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट कहते किसको है, फिर फीचर क्या क्या है फंडामेंटल राइट के, उसके बाद आर्टिकल 12, 13, 14 एंड 15 आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। उसके बीच में हम लोग कुछ सिद्धांत भी देखेंगे, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि फंडामेंटल राइट कहते किसको, राइट होता क्या है। तो फंडामेंटल राइट कहता है राइट विच इंश्योर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। किसी भी पर्सन का अगर डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट की, तो उसको हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं। ठीक, इसमें बी एन रॉ ने कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी जो हमारे थे, उसने गारंटेड और नॉन गारंटेड दो तरह के राइट हम लोग को दिए शुरू में। एक फंडामेंटल राइट जो कि गारंटेड राइट है, इसके तहत हम लोग टिंकरिंग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर हमको फंडामेंटल राइट की प्राप्ति नहीं होती है। अगर फंडामेंटल राइट में ये चीज़ लिखा हुआ रहता है कि आपको गवर्नमेंट से 2 रोटी मिलेगी, आपको रसगुल्ला खाने को डेली मिलेगा, तो अगर आपको रसगुल्ला खाने को डेली नहीं मिलता है तो आपके वो फंडामेंटल राइट का हनन है। ठीक, और एक नॉन गारंटेड राइट भी दिया गया DPSP। इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं बट वो गारंटेड नहीं है, आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो DPSP की प्राप्ति हुई। ठीक, तो वो हो गया फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट वैसे गारंटेड राइट है जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा कर के क्लेम कर सकते हैं अगर आपको प्राप्ति नहीं होती है तो। ठीक, तो इसके फीचर क्या हो गए, ये जस्टिसेबल है, नहीं मिलने पर आप कोर्ट जा सकते हैं, इन्फोर्सेबल है, ये इन्फोर्स होगा। अगर इसका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है। ठीक, आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट का इंस्पायर कहाँ से हुआ है या कहाँ से लिया गया है, ये USA से लिया गया है, बिल ऑफ राइट से। ठीक, बट इसका बर्थ प्लेस कहाँ है, फंडामेंटल राइट सबसे पहले कहाँ आया था, तो इंग्लैंड में आया था। इतने बात उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे फंडामेंटल राइट के बारे में। क्या कि इंश्योर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, अगर ये नहीं मिलता है तो हम लोग टिंकरिंग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, और क्या क्या फीचर है, मोस्ट आउट ऑफ फंडामेंटल राइट आर निगेटिव इन नेचर। निगेटिव इन नेचर मतलब मना करता है, ये नहीं करने को, ये नहीं करने को, ना वर्ड का। जैसे कि आर्टिकल 15 में आज ही हम लोग देखेंगे कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ओनली। तो इस 5 चीज़ पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। नहीं वर्ड का प्रयोग होगा, मतलब ये निगेटिव नेचर शो करता है। और फंडामेंटल राइट के अमेंडमेंटेबल है, ये नहीं कि फंडामेंटल राइट जो आपको दिया गया उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे एक चीज़, आर्टिकल 31 राइट टू पॉवर्टी, जिसको कि अमेंड करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया एज ए लीगल राइट। तो फंडामेंटल राइट आर अमेंडेबल। क्या ये परमानेंट है? नहीं, ये परमानेंट नहीं है, ये रिपील किया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है बाय डूइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, और साथ में साथ ये सस्पेंड भी किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम में। फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी 20 और 21 को छोड़कर। अब आर्टिकल 20 और 21 क्या है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे, आज नहीं। तो हम लोग आज आर्टिकल 15 तक ही पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है किस टाइम, इमरजेंसी के टाइम में। इमरजेंसी 3 तरह का होता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, उसमें भी एक अमेंडमेंट कर दिया गया। ठीक, तो और ये इमरजेंसी के टाइम में भी, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 हमेशा और हमेशा रहेगा। आर्टिकल फंडामेंटल राइट किसको किसको दिया गया है, इंडियन सिटीजन को तो दिया ही गया है, मतलब जो भारत के नागरिक है, भारत के नागरिक, साथ में साथ फॉरेनर्स यानी एलियन को भी, जो भी भारत के नागरिक नहीं है, जो भी इट मीन्स भारत में नहीं रहते, जो भी भारत का सिटीजन नहीं है, तो कुछ एलियन को भी प्राप्त है, इट मीन्स फॉरेनर्स को। तो कौन कौन, बट उसमें से भी कुछ है जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिले हुए हैं, कुछ ना कुछ सिर्फ इंडियन सिटीजन को है। कौन कौन है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 30, आर्टिकल 29, ये 5 आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इंडियन सिटीजन के लिए। ये आर्टिकल विदेशियों को प्राप्त नहीं है, इट मीन्स एलियंस को ये जो है नहीं दिया गया है ये फंडामेंटल राइट। कौन कौन, 15, 16, 19,
30, 29 सबको याद भी हो गया होगा उम्मीद है कि 15, 16, 19, 30, 29 ये सिर्फ भारतीय को दिया गया है, भारतीय नागरिक को दिया गया है, और बाकी सारे फंडामेंटल राइट दोनों को दिए गए हैं, इंडियन सिटीजन एंड फॉरेनर्स को। इतना बात समझने के होंगे। अब हम लोग देखते हैं राइट। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह का राइट है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इट मीन्स DPSP। एक फंडामेंटल राइट है जो हम लोग अभी देख रहे हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, और एक कुछ लीगल राइट भी है जो कि बाय लॉ हम लोग को दिए गए हैं। ठीक, तो वही मैंने कह दिया कि लीगल राइट में सब कुछ आ जाते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी और फंडामेंटल राइट भी। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में भी ये दोनों आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्लस फंडामेंटल राइट। लेकिन फंडामेंटल राइट सिर्फ फंडामेंटल राइट है जो कि पार्ट 3 है। और यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है, जैसा सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू आएगा उसके अनुसार। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर डिपेंड करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कौन सा गया, पार्ट 4 DPSP, लीगल राइट जो लॉ से प्राप्त हो। तो जितने सारे फंडामेंटल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो तो है ही हमारे लीगल राइट, साथ में एक्स्ट्रा जो लॉ बना करके दिए गए जैसे कि कंज्यूमर राइट, ये हमारे लीगल राइट में आते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स, टोटल कितने पार्ट में हमारा फंडामेंटल राइट है। तो सबसे पहला पार्ट आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 25, 28 राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। 29, 30 कल्चर एंड एजुकेशन के लिए, और 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 और 13 पार्ट नहीं है, और ना ही 31 को तो अब हटा दिया गया। 31 रिमूव हो चुका है, रिपील्ड हो चुका है, रिपील्ड। ये क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो टोटल कितने पार्ट थे, टोटल 7 पार्ट थे फंडामेंटल राइट के, अभी 6 पार्ट है। आर्टिकल 12 और 13 में क्या गया है, आर्टिकल 12 में डिफिनेशन है स्टेट का, डिफिनेशन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 13 में कुछ लॉ है जो कि उसमें आर्टिकल 13 अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आर्टिकल 30 में ये लिखा हुआ है जो भी वैसा कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को वोलेट करता हो और साथ में उसमें कुछ और भी दिया गया हो, तो वो उस हद तक समाप्त रहेगा जिस हद तक फंडामेंटल राइट का वोलेट किया जा रहा है। अगर किसी लॉ में 2 पार्ट है तो वो अगर एक पार्ट उसका फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहा है तो वो पार्ट लागू नहीं होगा और सेकेंड पार्ट लागू हो जाएगा। उसी के साथ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स भी हम लोग देखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है। ठीक, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 पार्ट थे। 31, 91 फर्स्ट 19 आर्टिकल 19 का पार्ट 1 का सब क्लॉज 7F ये हटा दिया गया। कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी। और ये कैसा राइट कर दिया गया, एक लीगल राइट आर्टिकल 300A में डाल करके। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि उस टाइम असमानता ज़मीन में बहुत ज़्यादा थी। इट मीन्स किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था, उसके बाद किसी के पास 2,000 एकड़ ज़मीन है और किसी के पास अपना ज़मीन है ही नहीं। तो इस वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो उससे ले करके जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको देने के लिए। आप लोग ज़मीन में बकास्त मालिक, बकास्त विटदार, ऐसा अगर जो भी ज़मीन की फील्ड से रिलेटेड है वैसा कुछ सुनते होंगे। अगर आप लोग बिहार में रहते हैं तो पश्चिम चंपारण में आप लोग बेतिया राज का ज़मीन देखिएगा, और कुछ जगह वहाँ पर बहुत सारा है। पश्चिम चंपारण में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया गया, क्योंकि उस टाइम कुछ भी होता था राइट टू प्रॉपर्टी के मामले में वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते थे कि ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो इसके तहत हम लोग ज़मीन अपना किसी को क्यों दें। इसीलिए 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। अब आते हैं आर्टिकल 12 डिफिनेशन ऑफ स्टेट। हम लोग स्टेट किसको कहेंगे, क्या इंडिया एक स्टेट में काउंट होगा, इंडिया इज स्टेट, या जो हम लोग यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरला, जम्मू कश्मीर,
तो जम्मू कश्मीर तो यूटीज में आ गया। उत्तराखंड, हमारे 7 सिस्टर, असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब स्टेट में आई हैं। तो और क्या क्या आ सकते हैं, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव प्लस यूनियन लेजिस्लेचर, ये तो पार्लियामेंट, ये स्टेट में आ गया। ठीक, स्टेट के डिफिनेशन में स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, ये भी किस में आ गया, स्टेट में आ गया, काउंट हो गया। और साथ में क्या है, लोकल अथॉरिटी, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी, जैसे कि नगर निगम या नगर पंचायत, ये सभी लोकल अथॉरिटी में। अदर अथॉरिटी, वैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि जो कि पार्शली और फुल्ली फंडेड हो, किसमें, गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड हो। तो वैसे सारे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, किसमें, स्टेट में आ जाएंगे। क्या यहाँ पर कोड भी आएगा, तो इसमें एक्सेप्शन एक कोड होता है, अगर वो जनरल वे में काम कर रहे हैं तो कोड स्टेट में नहीं आता है, बाकी सब कुछ स्टेट में आएगा। एनी इंस्टीट्यूशन अगर वो स्टेट के तौर पर काम कर रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर स्टेट के तौर पर काम कर रहा है तो उसे स्टेट कहते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई टेंडर लिया है तो वो भी स्टेट आएगा। तो ये हो गया डिफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट में इतना सब कुछ चीज़ आएगा। अब आर्टिकल 13, लॉ इनकंसिस्टेंट और विथ डिनोग्रेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी नल एंड वॉइड। और यहीं से जुडिशियल रिव्यू का बात सामने आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल है, वैसा कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहा हो वो उस हद तक समाप्त रहेगा, उसको वॉइड माना जाएगा। ठीक, और कौन इस बात का डिसीजन ले सकता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करके उस चीज़ को जुडिशियल रिव्यू करके बता सकते हैं कि ये इस हद तक समाप्त रहेगा। अब आर्टिकल 31 का पार्ट 1 एंड आर्टिकल 13 का पार्ट 2, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पर कहता है और ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पर कहता है। ऐसा कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले हो और वो फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहा हो तो वो उस मात्रा तक खिलाफ हो जाएगा उस मात्रा तक खिलाफ हो, उस मात्रा तक वो ख़त्म हो जाएगा। जिस मात्रा तक वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो उस मात्रा तक वो ख़त्म माना जाएगा, मतलब कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आर्टिकल 13 कहता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वैसा कोई लॉ आ रहा है जो कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो वो भी सेम तरीके से उसमें नहीं रहेगा। ठीक, अब आर्टिकल 13 यहाँ पर आया, लॉ, यहाँ पर लॉ वर्ड जो है ये किसके लिए है, इंक्लूड है। ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, 6 मैक्सिमम अवधि ऑर्डिनेंस का रहता है 6 मंथ एंड 6 वीक तक। ठीक, अब ऑर्डिनेंस क्या होता है, अगर ऐसा है कि जल्दी जल्दी कानून बनाने की ज़रूरत है तो उस टाइम ऑर्डिनेंस पास किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। यहाँ पर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को नहीं देखा जाता है, बट इसमें मैक्सिमम टाइम इस ऑर्डिनेंस का रहता है 6 मंथ एंड 6 वीक। कोई भी ऑर्डर, कोई भी बैलॉ, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन आ रहा है, कोई भी नोटिफिकेशन है, ये सब कुछ लॉ के अंतर्गत आएंगे। कोई भी कस्टम, कोई भी यूजेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो वो लॉ के अंदर आते हैं। ठीक, बट इसमें एक अपवाद आया, इसमें एक विवाद आया। क्या आया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी आर्टिकल 13 के पार्ट 3 में लॉ शब्द में पार्ट है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो होता है क्या वो लॉ के अंतर्गत है, क्या वो है। तो यहाँ पर बात आता है, तो सबसे पहला इस 2 केस में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया केस 1951 और संजय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1965। इसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसका पार्ट नहीं है, इस लॉ का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कि कोई भी लॉ वैसा जनरली नहीं बनाया जा सकता जो कि फंडामेंटल राइट को वॉलेट करता हो। तो फिर फंडामेंटल राइट को हटाने के लिए भी तो लॉ चाहिए, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट चाहिए। अगर वो अमेंडमेंट ही नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट को
इनको हटाने के लिए, तो काम कैसे होगा? राइट टू प्रॉपर्टी तब हटता कैसे? तो पहले तो 2 केस में कहा गया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पार्ट नहीं है इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट लेकिन क्या, गोरखनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट में कह दिया गया कि CAA इज़ द पार्ट ऑफ अंडर आर्टिकल 13(3), लॉ शब्द में ये भी आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? देखिए, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया 1971 में। कौन सा? 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 13 का पार्ट 4, और उसमें लिख दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लॉ टर्म में नहीं आता है, ना ही 13 के पार्ट 1 में, ना ही 13 के पार्ट 2 में, और ना ही 13 के पार्ट 3 में। 13 के पार्ट 1 में, 13 के पार्ट 2 में और 13 के पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लॉ के टर्म में नहीं आता है। ठीक, ये 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत अमेंड करके आर्टिकल 13(4) ऐड कर दिया गया। ठीक, उसके बाद इस चीज़ के खिलाफ, ये जो ऐड किया गया, इस चीज़ के खिलाफ फिर एक केस हुआ, केशवानंद भारती केस वर्सेस केरला 1973 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि आर्टिकल 13(4) एक हद तक सही है और इसको नहीं हटाया। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकती है, कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी वैलिड। जो मूल सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, बाकी उसके अलावा किसी भी चीज़ में पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर का। और बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, ये टाइम टू टाइम कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट बताते रहेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। सुप्रीम कोर्ट जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, इसको एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इसमें हम लोग ने 9 शेड्यूल पढ़ा था कि उसमें कोई भी चीज़ जाएगा तो वो जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं किया जा सकता है, बट उस पर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लॉ दिया कि अगर वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वैलिड कर रहा होगा तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पूरे दुनिया, हमारा इंडियन का सुप्रीम कोर्ट पूरी दुनिया में सबसे ताकत सुप्रीम कोर्ट में से एक है। इसको साथ में ये खुद अपने वर्ड को, जो अपना वर्डिक्ट है उस पर खुद संज्ञान लेकर के उसको चेंज कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा पावर है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है? अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है? फंडामेंटल राइट के, तो वो इनइफेक्टिव होगा। बट सब में एक बट आता है। ठीक, बट वाइड ओनली एज लॉन्ग एज फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट। वो कब तक वाइड है? जब तक वो फंडामेंटल राइट है। अगर अमेंडमेंट करके उस फंडामेंटल राइट को ही एबॉलिश कर दिया जाए तो क्या होगा? तो वो लॉ फिर से वो एक्टिव हो जाएगा। क्या है? कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो वो इनइफेक्टिव है। ठीक, बट कब तक वो वाइड रहेगा? जब तक वो फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट है, जब तक वो फंडामेंटल राइट जिंदा है। अगर इन फ्यूचर उस फंडामेंटल राइट को ही हटा दिया जाए तो क्या होगा? अगर इन फ्यूचर उस फंडामेंटल राइट को हटा दिया जाए तो वो लॉ फिर से एक्टिव हो जाएगा। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अब है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विसिबिलिटी। अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है या फिर फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, कोई एक पार्ट, और उसका दूसरा पार्ट, अदर पार्ट जो है वो नॉट इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं है, वो फंडामेंटल राइट के साथ है, तो वो लॉ, तो वो सिर्फ अदर पार्ट या सेकेंड पार्ट, सपोज एक पार्ट है वो फंडामेंटल राइट के विपरीत है, उसी कानून का सेकेंड पार्ट है
जो फंडामेंटल राइट में किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं दिखाता है, तो सिर्फ सेकेंड पार्ट जो है वो लागू हो जाएगा और फर्स्ट पार्ट इनएक्टिव रहेगा, ठीक, या इनकंसिस्टेंट रहेगा, वो नहीं इफेक्टिव में आएगा। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विसिलिटी। एक और डॉक्ट्रिन होता है, वो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर। इस डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर में ये होता है कि जनता अपने फंडामेंटल राइट का खुद से त्याग कर सकता है। बट ये इंडिया में नहीं है, इस वजह से हम लोग इसको नहीं पढ़ते इंडिया में। ये इंडिया में नहीं है, इंडिया में ये डॉक्ट्रिन फॉलो नहीं होता है। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर भी है कि जनता अपनी मर्जी से फंडामेंटल राइट का त्याग कर दे, बट इंडिया में ये फॉलो नहीं होता, यह सिद्धांत फॉलो नहीं होता है। बट ये आपके लिए एक जानकारी था कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर भी होता है। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 14, इक्वलिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने सब इक्वल है, कोई भी पर्सन स्पेशल नहीं है। तो ये कैसा शो कर रहा है, कोई भी पर्सन स्पेशल नहीं है, नोट आ जाता है, तो ये निगेटिव नेचर शो करता है। ये कहाँ से लिया गया है, यूके से लिया गया है। और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव नेचर शो करता है। कैसा नेचर शो करता है, पॉजिटिव नेचर शो करता है। ये यूएसए से लिया गया है। और इसका कहना है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कि जैसा सिचुएशन वैसा ट्रीटमेंट, जैसे कि वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ बन सकते हैं। फिर बाद में अमेंडमेंट आया और उस अमेंडमेंट में कहा गया कि ओबीसी एसटी के लिए न्यू नियम बन सकते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 15(4) के थ्रू ऐड किया गया। स्टेट ऑफ मद्रास, भले अभी हम लोग आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकन एक केस हुआ था, उसमें रिजर्वेशन सबसे पहले मद्रास में लाया गया था और उसको हटा दिया गया था। इसीलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, आर्टिकल 15(4), 15(5), 56 एंड 56 तक ऐड हुआ। बट आर्टिकल 15(4) ही सिर्फ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ। फिर 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कुछ ऐड हुआ, EWS ऐड हुआ, और फिर OBC ऐड हुआ, वो हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आर्टिकल 14 में भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हर जगह है। किसको एक्सेप्शन दिया गया है, प्रेसिडेंट को, MP एंड MLA को, यूनाइटेड नेशन ऑफिसर को, हेड ऑफ फॉरेन स्टेट को, और फॉरेन एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर्स को। ये सबको क्या दिया गया है, एक्सेप्शन। किस चीज़ का, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को उसका अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक पद पर है, जब तक पद पर है तब तक उस पर किसी भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकता, सिविल तो नहीं, क्रिमिनल भी नहीं। MP और MLA को सिर्फ सिविल राइट में, सिविल मैटर्स में कुछ छूट दिया गया। अगर कोई क्रिमिनल मैटर है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो सकता है, बट सिविल मैटर में उसमें छूट है। कब तक, जब सेशन चल रहा हो, टिल सेशन, सपोज विंटर सेशन या मानसून सेशन, अभी मानसून सेशन चल रहा है। ठीक, तो मानसून सेशन चल रहा है तो इस पर किसी भी तरह का क्रिमिनल मैटर नहीं हो सकता है। बट कब तक, बिफोर 40 डे और आफ्टर 50 डे, उसके बाद उस पर कोई भी मैटर चलाया जा सकता है। यूनाइटेड नेशन ऑफिसर पर ये लागू नहीं होगा आर्टिकल 14। हेड ऑफ फॉरेन स्टेट पर आर्टिकल 14 लागू नहीं होगा। फॉरेन एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर पर आर्टिकल 14 लागू नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल 15 पर। आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग इसको नहीं मानेंगे। किस किस चीज़ को, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस पांचों पर ऑन दिस 5 ग्राउंड, स्टेट, सिटीजन एंड सिटीजन वर्सेस सिटीजन डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। किस किस ग्राउंड पर, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस पांचों चीज़ पर, या फिर एनी ऑफ देम,
क्या नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 51 पार्ट 1, आर्टिकल 15 पार्ट 2, आर्टिकल 15 पार्ट 3, आर्टिकल 15 पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। तो पहला कहता है कि स्टेट भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इस 5 चीज़ पर। स्टेट का हम लोगों ने अभी डिफिनेशन पढ़ लिया था। ठीक, फिर खुद सिटीजन टू सिटीजन, नो डिस्क्रिमिनेशन विद रिगार्ड एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड पब्लिक इंटरटेनमेंट। इस जगह पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अप्लीकेबल टू स्टेट, नो डिस्क्रिमिनेशन इन यूज ऑफ वेल, टैंक, बाथिंग घाट्स मेंटेनेंट मेंशन्ड इन द बाय द स्टेट फंड। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, स्टेट और सिटीजन दोनों के लिए, और यहाँ पर सिर्फ स्टेट के लिए कि स्टेट इस 5 ग्राउंड पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। यहाँ पर सिटीजन से टू सिटीजन या स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। इस 5 चीज़ पर भी सिटीजन टू सिटीजन, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है, इस 5 रेस, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी कंबाइन पर सिटीजन टू सिटीजन, मतलब कि हम भी सिटीजन हुए, आप भी सिटीजन हुए इंडिया के, तो हम लोग इस 5 ग्राउंड पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। साथ में भी आपको कोई भी पब्लिक शॉप में जाने से नहीं रोक सकता है, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोक सकता है, होटल एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट में जाने से नहीं रोक सकता है। आप किसी भी कुआं, किसी भी टैंक का यूज कर सकते हैं। आप कहीं पर भी जाकर के किसी भी बाथिंग घाट्स पर जाके नहा सकते हैं जो कि स्टेट के फंड के द्वारा हो और जो कि जनरल पब्लिक के यूज में हो। ठीक, ये था आर्टिकल 15(1) का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब आर्टिकल 15(3) यहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आता है। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन बना सकता है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, जैसे कि वुमेन रिजर्वेशन। बिहार में आप लोग को देखने को मिलता होगा कि 33% एकदम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वुमेन्स को। ठीक, ये आप लोग को देखने को मिलता होगा। आर्टिकल 15(4), इसके पहले हम लोग एक केस के बारे में जान लेते हैं। ठीक, एक केस है स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुर्योजन 1951। ये केस है जहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने अपने मेडिकल कॉलेज में कुछ रिजर्वेशन दिया था, रिजर्वेशन इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। बट जब केस हुआ तो ये रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया, समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि चंपाकम दुर्योजन में उसने ज़्यादा नंबर लाया था बट उसका एडमिशन नहीं हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम तक किसी भी तरह का स्पेशल प्रोविज़न ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं था। सिर्फ वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा सकता था, कास्ट बेसिस पर स्पेशल प्रोविज़न नहीं बनाया जा सकता था। तो उसी टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया और उसमें SC/ST के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया जा सकता है, ये बात हुआ। तो वही है आर्टिकल 15(4), स्पेशल प्रोविज़न फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड सिटीजन और फॉर SC/ST। ये एडेड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये चीज़ स्पेशल प्रोविज़न ऐड किया गया। उसी तरह आर्टिकल 15(5) में SC/ST तो पहले से था ही, क्या हुआ, अनएडेड OBC, इसको बस खाली ऐड कर दिया गया।
सॉरी दोनों अनएडेड अनएडेड। इट मीन्स ओबीसी भी अब ऐड हो गया, अदर बैकवर्ड क्लास। ये कब कैसे ऐड हुआ? 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 93 सीसी एक्ट के तहत ओबीसी भी ऐड हो गया। ठीक, उसके बाद कौन ऐड हो गया? ईडब्ल्यूएस भी ऐड हो गया। स्टेट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले कौन सा अमेंडमेंट आया? आर्टिकल 15 पार्ट 4 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। फिर 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत मेनली इसमें ओबीसी को ऐड किया गया, और फिर आर्टिकल 15(6) में ईडब्ल्यूएस को ऐड किया कर दिया गया। ये हो गया आर्टिकल टोटल। ईडब्ल्यूएस में कौन सा ये अमेंडमेंट था? तो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें क्या 10% रिजर्वेशन, और 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत साथ में ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट में भी ऐड हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। अब कल इट मीन्स लेक्चर नंबर 7 में हम लोग आर्टिकल 16 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम लोग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देख रहे होंगे। थैंक यू।